गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप ये अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में हमने अभी तक साझेदारी व्यवसाय के बारे में पढ़ा है, साझेदारी व्यवसाय के लक्षण और उसके गुणों के बारे में पढ़ा है। तो हम एक बार पुनः इसके गुणों को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला इसका गुण था स्थापना और समापन सरल। एक साझेदारी फर्म में जो साझेदार है वो समझौते के द्वारा सरलता से साझेदारी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं और जोखिम को बांटते हैं। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, फर्म का पंजीकरण कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए जब चाहे साझेदार इस फर्म को बंद कर सकते हैं और इसे बंद करना भी सरल होता है। संतुलित निर्णय, साझेदार अपनी अपनी विशिष्टता रखते हैं, इसलिए अलग अलग कार्यों को देखते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता, क्योंकि साझेदार व्यवसाय में सभी साझेदार उनकी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता और दक्षता का लाभ उस व्यवसाय में उठाया जा सकता है। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करता है और एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो पारंगत जो कार्य होते हैं उन्हें संपादित करता है। अनेक साझेदार शामिल होने के कारण उनकी योग्यता, क्षमता और दक्षता का लाभ उठाया जा सकता है। इससे निर्णय लेने में गलतियां नहीं होती, परिणाम स्वरूप निर्णय अधिक संतुलित, अधिक व्यवहारिक होते हैं। तीसरा है अधिक कोष। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, वो पूंजी लगाता है, जोखिम उठाता है, अपने व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा कोष जमा करता है और कई बार धन की व्यवस्था करने के लिए उसे अपने निजी संपत्ति को बेचना भी पड़ता है। जबकि साझेदारी व्यवसाय में और बैंक भी एकल स्वामित्व वाले व्यवसायियों को ऋण देने में कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक है वो हिचकिचाते हैं। दूसरी ओर साझेदारी व्यवसाय में समस्त साझेदार अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का प्रयोग करके एक कोष बनाते हैं, जिसमें अधिक पैसा, अधिक आय या अधिक धन प्राप्त होता है और उस धन की सहायता से वह व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण मिलना भी बहुत आसान होता है तथा इसमें एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक धन जुटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर यदि जरूरी हो तो व्यवसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। अतिरिक्त व्यवसायिक कार्यों का संपादन भी किया जा सकता है। तो साझेदारों में पूंजी कई साझेदार मिलकर लगाते हैं। इसमें एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक धन जुटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। अगला है जोखिम को बांटना। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 जो इसके प्रमुख गुण हैं, इसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे कि जोखिम को बांटना। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में समस्त जोखिम को, समस्त बोझ को एक अकेला व्यक्ति वहन करता है, वही परिसंपत्तियां जुटाता है, वही राजस्व के स्रोत एकत्रित करता है, वही फैक्ट्री, उद्योग, इकाई, निगम लगाता है और अकेला व्यक्ति उसका प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन, व्यवस्था संभालता है। इससे क्या होता है, उस पर जोखिम ज़्यादा आ जाता है और जोखिम आने से उसके टेंशन और स्ट्रेस होती है और जिस व्यक्ति के टेंशन और स्ट्रेस रहता है वो व्यक्ति अपना काम में, अपने कार्य में कभी अपना सही ढंग से मन नहीं लगा पाता। जबकि दूसरी ओर साझेदारी व्यवसाय में जो जोखिम होते हैं उसको समस्त साझेदार बांट लेते हैं। समस्त साझेदारों में वो जोखिम है वो बराबर बंट जाता है।
यदि समस्त साझेदार हैं वो समान पूंजी लगाते हैं और जोखिम भी समान लगाते हैं, यदि अपने व्यक्तिगत पूंजी को वो साझेदारी व्यवसाय में लगाते हैं तो यदि लाभ भी होता है तो वो समस्त साझेदारों में बंट जाता है, और इसके अतिरिक्त जब हानि भी होती है तो वो भी समस्त साझेदारों में बंट जाती है। तो जोखिम को बांटना, साझेदार के चलाने में निहित जोखिम को साझेदार बांट सकते हैं और अकेला साझेदार पड़ने वाला बोझ, तनाव, स्ट्रेस, दबाव है वो कम हो जाता है। गोपनीयता, एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत एक साझेदारी व्यवसाय है, फर्म है, इकाई है, उद्योग है, दुकान है, कई दुकानों का समूह है, तो एक साझेदारी फर्म है। उस साझेदारी फर्म के लिए अपने समस्त खातों का ब्यौरा देना और सूचना देना या संपत्तियों की जानकारी देना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को जानकारी देना और उसका ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। और इससे क्या होता है, जब वह अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को गुप्त रख सकता है, वह अपने व्यावसायिक कार्यों के बारे में जानकारी है वो छुपा सकता है, अपने व्यावसायिक कार्यों के बारे में सूचना को गोपनीय रख सकता है। तो गोपनीयता रहती है साझेदारी फर्म के अंतर्गत। अपने साझेदारों के लिए समस्त साझेदारों की संपत्तियों को, उनके खातों को प्रकाशित करना और उनके ब्यौरों को देना कानूनी रूप से बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए एक साझेदारी व्यवसाय में व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सूचनाओं को आसानी से गुप्त रखा जा सकता है। सीमाएं, असीमित दायित्व, यदि फर्म देनदारी को चुकाने के लिए, यदि फर्म में समस्त देनदारी या ऋणों का भुगतान चुकाने के लिए समस्त साझेदार व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि हम इसके सीमाओं का अवलोकन करते हैं तो पहला है असीमित दायित्व। तो हमने इसके गुणों के बारे में पढ़ा था, संतुलित निर्णय, अधिक कोष, जोखिम को बांटना, गोपनीयता के बारे में हमने पढ़ा था, स्थापना और समापन सरल, संतुलित निर्णय, अधिक कोष, जोखिम को बांटना और गोपनीयता। अब हम सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो इसकी सीमा है वो असीमित दायित्व है। असीमित दायित्व क्या होता है, यदि फर्म की देनदारी या ऋण का बोझ ज़्यादा हो जाता है और उसे चुकाने के लिए फर्म की जो संपत्ति है वो पर्याप्त नहीं होती तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति को भी बेचना पड़ सकता है। समस्त साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति को बेचकर अपना ऋणों का बोझ या ऋणों की देनदारी है उसे चुकानी होती है। इसलिए यह साझेदार के लिए अनुचित होगा कि अधिक व्यक्तिगत जिसके पास पैसा है वो अकेला नहीं चुकाएगा। अन्य साझेदार ऋण का भुगतान करने में, यदि समस्त साझेदारों को ऋण का भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है तो इसका भुगतान साझेदारों को ही करना होता है। एक साझेदार अकेला साझेदार है जिसके पास अधिक व्यक्तिगत धन है, वह अकेला व्यक्ति है, वो ऋण या देनदारी को नहीं चुकाएगा बल्कि समस्त देयताओं ऋणों के भुगतान के लिए, यदि फर्म की संपत्तियां कम पड़ती है तो समस्त साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, अपने मकान, अपनी गाड़ी, वाहन, खेत, प्लॉट, इनको भी बेचना पड़ सकता है। यदि एक साझेदार पैसे वाला है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो समस्त देयताओं को, अपने समस्त ऋणों को अकेला चुकाएगा। सभी साझेदार उन ऋणों, उन कर्जों को, उन देयताओं को चुकाने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। दूसरा हमारा दोष क्या है, इसमें साझेदारी व्यवसाय में दोष क्या है, सीमित साधन। दूसरा है सीमित साधन। सीमित साधन, सीमित साधन कैसे होते हैं बेटा, साझेदारों की संख्या सीमित होती है, या तो 5 होती है, या 7 होती है, या 10 होती है।
इसलिए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी है वो अपर्याप्त रहती है। क्योंकि आपको पता है साझेदारी व्यवसाय में, हाँ हम कह सकते हैं कि साझेदारों की संख्या 100 नहीं हो सकती या 50 नहीं हो सकती, 2014 के अधिनियम के द्वारा 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि साझेदारों की संख्या प्राय 5 या 10, अधिकतम 10-12 होती है, तो उनके पास संसाधन भी सीमित होते हैं। तो फर्म को चलाने, संचालित करने के लिए उनके पास है वो संसाधन, वित्तीय स्रोत है वो सीमित होते हैं, पूंजी अपर्याप्त रहती है। परिणाम स्वरूप जब पूंजी अपर्याप्त रहती है तो साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार से अधिक विस्तार नहीं ले पाता। तो सीमित संसाधन होते हैं उनके पास, साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्य के लिए उनके द्वारा जो लगाई गई पूंजी है वो अपर्याप्त रहती है, क्योंकि साझेदारों की संख्या तो सीमित है और सीमित संख्या में जो साझेदार है उनके पास पूंजी भी सीमित होती है। अब पूंजी जब सीमित होती है तो न तो अपने फर्म का, न इकाई का, अपने उद्योग, फैक्ट्री, निगम का न तो विस्तार कर सकते हैं न उसे फैला सकते हैं। परिणाम स्वरूप साझेदार फर्म एक निश्चित आकार से अधिक विस्तार नहीं ले पाती, निश्चित आकार से अधिक विस्तार नहीं ले पाती। साझेदारों की संख्या सीमित होती है, कम होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्यों के लिए, बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा जो लगाई गई बेटा पूंजी होती है वो कम होती है, और जब पूंजी है वो सीमित होती है। पूंजी वित्तीय और जिसे हम कहते हैं, जिसे संगठित और असंगठित स्रोतों से प्राप्त की गई पूंजी या ऋण वो भी असीमित या सीमित ही होता है, असीमित नहीं होता। इसलिए क्या होता है, साझेदारी फर्म में एक निश्चित आकार से अधिक उसका ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, वो ज़्यादा विस्तार नहीं ले पाती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सीमित साधन, साझेदारों की संख्या निश्चित होती है, सीमित होती है। ज़्यादातर जो साझेदार होते हैं वो 5-10 ही होते हैं, ज़्यादा इससे तो ज़्यादा नहीं होते। इसलिए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा जो अपनी व्यक्तिगत पूंजी है, संपत्ति है वो जब वो व्यवसाय में लगाते हैं और फर्म का निर्माण करते हैं तो वो जो व्यक्तिगत पूंजी है वो पूंजी अपर्याप्त रहती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी व्यवसाय है, साझेदारी फर्म में उसका आवश्यकता से अधिक विस्तार नहीं हो पाता, क्योंकि पूंजी या ऋण के स्रोत है वो सीमित होते हैं। पूंजी जब ऋण के स्रोत सीमित होते हैं तो वो इनका अधिक विस्तार नहीं कर पाते। परस्पर विरोध की संभावना, साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है, बिल्कुल होता है। साझेदारी का संचालन कौन करता है, व्यक्तियों का एक समूह करता है, जिसका निर्णय लेने का अधिकार को बांट दिया जाता है। साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय, उसका संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण व्यवस्था है वो सामूहिक रूप से कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय लेने के लिए समस्त निर्णयों को आपस में, निर्णय लेने के अधिकार को आपस में बांट दिया जाता है। तो परस्पर विरोध की संभावना, तो जब निर्णय लिया जाता है तो समस्त साझेदारों की एक राय तो नहीं हो सकती, कई साझेदारों की राय है वो एक दूसरे से विरोध होती है, विरोध में होती है। इसलिए गतिरोध होने की, टकराव होने की, वैचारिक टकराव होने की, एक सामूहिक रूप से निर्णय लेने की, एक कलेक्टिव निर्णय लेने में बाधा पहुंचती है। तो परस्पर विरोध की संभावना, परस्पर विरोध की संभावना, परस्पर विरोध की संभावना है वो रहती है। साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह मिलकर करता है, जिसमें निर्णय लेने के अधिकार को बांट दिया जाता है। कुछ मामलों में निर्णय वो कुछ होता है, कई मामलों में व्यक्ति है वो राय मतभेद होता है, कई राय मामलों के अंतर्गत विवाद भी हो जाता है, क्योंकि वैचारिक रूप से सभी को एक निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं होता। सभी की अलग अलग राय होती है, सबका अलग अलग मशवरा होता है, सभी का अलग अलग परामर्श होता है। तो इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय को दूसरे साझेदार हो सकता है माने या न माने। इस प्रकार से किसी एक का अनुचित निर्णय दूसरों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। तो एक साझेदार का निर्णय दूसरे साझेदारों को बर्बादी का कारण हो सकता है। तो इसलिए एक साझेदार जो निर्णय देता है, जरूरी नहीं कि वो अन्य साझेदार उस बात पर सहमत हो जाए। इसलिए समस्त साझेदारों में परस्पर वैचारिक टकराव होता है और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है, निर्णय में देरी होती है। कोई साझेदार यदि फर्म छोड़कर भी जाना चाहे तो उसे साझेदार को समाप्त करना होगा, क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि कोई साझेदार यदि फर्म को अपना हिस्सा छोड़ना चाहे, तो यदि फर्म को छोड़ना चाहे तो उसे साझेदारी को समाप्त करना ही होगा, क्योंकि वह अपने स्वामित्व का, अपने मालिकाना हक का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा,
साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, परस्पर विरोध की संभावना होती है। परस्पर विरोध कैसे हो सकता है बेटा, क्योंकि जो समस्त साझेदार होते हैं उनकी अलग अलग निर्णय होती है, अलग अलग राय होती है, तो किसी सामूहिक राय या निर्णय पर पहुंचना मुश्किल होता है। तो किसी सामूहिक राय या निर्णय नहीं ली जा सकती। जब निर्णय या राय नहीं ली जा सकती तो एक कलेक्टिव निर्णय लेने में, एक सामूहिक निर्णय लेने में उनको बाधा आती है। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय दूसरे साझेदार जरूरी नहीं माने और दूसरे साझेदार जरूरी नहीं कि उस निर्णय को स्वीकार करे। इसलिए एक का अनुचित निर्णय दूसरे के लिए बर्बादी का कारण भी हो सकता है। कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ना चाहता है, यदि कोई साझेदार अपनी फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना ही होगा, अपने साझेदारी को उसे समाप्त करना होगा, क्योंकि वह स्वामित्व के मालिकाना हक को हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो परस्पर विरोध की संभावना, परस्पर विरोध की संभावना है वो साझेदारी व्यवसाय में रहती है। चौथा हमारी जो सीमा है वो क्या है, निरंतरता की कमी, कंटिन्यूटी, निरंतरता की कमी। निरंतरता की कमी कैसे होती है बेटा, किसी भी एक साझेदार की यदि मृत्यु हो जाए, यदि साझेदार पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, अवकाश ग्रहण कर ले या पागल हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि साझेदार की मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या वो अवकाश ग्रहण कर ले तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, इसे सभी की सहमति से कभी समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें स्थायित्व और निरंतरता नहीं होती। तो निरंतरता की कमी, यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, यदि वो साझेदार पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए या वो अवकाश ग्रहण कर ले तो उसकी साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी यदि साझेदारी समाप्त हो जाती है तो अन्य साझेदार भी समझौते के द्वारा साझेदारी व्यवसाय को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें स्थायित्व और निरंतरता बिल्कुल नहीं होती, इसमें स्थायित्व और निरंतरता का अभाव होता है। अगला है पांचवा बिंदु, जनसाधारण में विश्वास की कमी। जनसाधारण में विश्वास की कमी, जनसाधारण में विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म के लिए सूचना और अन्य संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना या अपने अकाउंट बही खाते का ब्यौरा देना कानूनी रूप से जरूरी बिल्कुल नहीं है, और वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं कि वो अपने वार्षिक ब्यौरे अथवा लाभ को प्रकाशित करे। इसलिए यदि जनसाधारण उस फर्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे, उस फर्म की वित्तीय स्थिति के बारे में यदि वो जानना चाहें तो उस फर्म की वित्तीय स्थिति को जानने में बहुत कठिनाई होती है। इससे जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, जनता में विश्वास की कमी, जनसाधारण में विश्वास की कमी, हमारा पांचवा बिंदु है जनसाधारण में विश्वास की कमी। जनसाधारण में विश्वास है वो नहीं रहता। तो चौथा हमारा बिंदु क्या था, या जो हमारा निरंतरता की कमी, और पांचवा हमारा बिंदु क्या है बेटा, जनसाधारण में विश्वास की कमी। जैसे आपको मैंने बताया कि साझेदारी फर्म के लिए अपनी वित्तीय सूचनाओं को, अपने ब्यौरों को, अपने खातों को, अपने खातों को प्रकाशित करना या ब्यौरा देना कानूनी रूप से बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसलिए जनसाधारण उस फर्म की वित्तीय स्थिति के बारे में, उनके लाभों के बारे में, उन साझेदारों के व्यक्तिगत लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जनसाधारण के लिए फर्म की वित्तीय स्थिति को जानना और भी अधिक कठिन हो जाता है। इससे जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि साझेदारी व्यवसाय में जनसाधारण में विश्वास की कमी इसलिए होती है क्योंकि जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा ये है बताया गया है कि फर्म के लिए अपने खातों और ब्यौरों का विवरण देना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है,
अपने लाभों को बताना भी कानून रूप से जरूरी नहीं है। इसलिए यदि जनसाधारण उस फर्म की स्थिति के बारे में, उसके फर्म की जानकारी के बारे में, उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में यदि जानना चाहे तो वो नहीं जान सकती। इससे जनता का विश्वास उस फर्म में कम हो जाता है। तो बेटा आज मैंने आपको साझेदारी व्यवसाय की सीमाओं के बारे में बताया, इसको आपको लिखना है, याद करना है। कल हम साझेदारी के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।